हेलो, वेलकम वंस अगेन। हम टेंसेस कर रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड ऑल द फोर पार्ट्स ऑफ दीज टू। टुडे वी शैल स्टडी द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इसके अंतर्गत हम उन सभी एक्शन को शो करते हैं जो कि भविष्य में होने वाले हैं। अभी एक्शन हुआ नहीं है, बल्कि आने वाले टाइम में भविष्य में होगा। और इसके भी 4 पार्ट्स हैं, जैसा कि प्रेजेंट टेंस के हमने देखे, पास्ट के भी देखे। 4-4 पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। उनको हम देखते हैं एक-एक। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके रूल्स सब्जेक्ट प्लस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अब डिफरेंट होगी। जैसे कि हमने देखा प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी होती थी इज, एम, आर और डू, डज वगैरह। और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब थी डिड और वॉज, वर। इस तरह से फ्यूचर टेंस में अलग सेट है इनका। अलग अलग टेंसेस के अंदर जो इसके पार्ट्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का सेट है वो अलग है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए, साधारण वाक्य के लिए ये है। और नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस शैल, सॉरी, शैल और विल है, ऑब्लिक है। शैल विल प्लस V1, शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए। और इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये हो गया अपना इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होंगे उनके लिए। अब इसमें ये देखना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि कहाँ अपन शैल यूज़ करते हैं, कहाँ पर विल यूज़ करते हैं। तो शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करना है और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करना है। इसमें कौन कौन से आए? यू, ही, शी, इट और नेम और दे। इस तरह से है। तो आई और वी, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ करना है और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज वाटर टाइट कंपार्टमेंट, इस तरह से डिवीजन किया हुआ है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल लगाना है और बाकी सबके साथ हमेशा विल लगाना है। ऐसी बात नहीं है। बट सिंस वी आर लर्निंग टेंसेज एट द मोमेंट,
तो टेंसेस के अंदर ऐसा होता है कि ये दिस इज बेसिक फंडामेंटल रूल, बट व्हेन वी वांट टू चेंज द मीनिंग अ लिटिल बिट by changing the helping verb, then we can change the helping verb like this. I और we का यूज, आई और वी के साथ विल का यूज भी कर सकते हैं, और बाकी जो अपने प्रोनाउंस हैं यू, ही, शी, इट, दे वगैरह, इनके साथ शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेंस में नहीं। इनको हम अलग से देखेंगे जब हम लर्न करेंगे वो मॉडल ऑक्सिलरीज, तब बताएंगे कि इस तरह से कैसे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। द शेड ऑफ मीनिंग चेंजेस एंड इट बिकम्स कलर्ड फ्यूचर। अभी हम क्या सिंपल ब्लैक एंड वाइट फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेंसेस लर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करना है। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। आई शेल गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जाऊंगा। इस बात को व्यक्त करना है तो आई के साथ में शेल हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, और उसके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो, गो इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और ये शेल जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद में बाकी चीज़ें उसमें ऑब्जेक्ट में कई सारी चीज़ें हैं, नाउन भी आ सकता है और एडवर्ब वगैरह वो सब आते हैं। यू विल नॉट गो टू दैट प्लेस अगेन, आप उस जगह दोबारा नहीं जाओगे। इसमें मीनिंग अगर चेंज करना हो तो शेल का यूज़ करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो फिलहाल अभी अपन नहीं लर्न कर रहे हैं, अभी तो सिंपल टेंस सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट अपना जो है यू है, सेकंड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल आई हुई है, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं इसके। विल यू हैव अ कप ऑफ टी, विल यू हैव अ कप ऑफ टी, इट्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। किसी से पूछना है कि आप चाय पियोगे, तो विल यू हैव अ कप ऑफ टी, इस तरह से हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और क्वेश्चन पुट करने के लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट यू है सेकंड पर्सन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है विल का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर शैल का यूज़ नहीं हुआ है। और ये प्रारंभ में आ गई क्वेश्चन पुट करने के लिए। और ये हैव जो है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जैसे प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ था, हियर इट्स ए मेन वर्ब, इट हैज़ बीन यूज्ड एज ए मेन वर्ब। तो टेक के सेंस में यूज़ हुआ है, विल यू टेक ए कप ऑफ टी और विल यू हैव अ कप ऑफ टी, सो हैव ज़्यादा यूज़ करते हैं,
and it is equivalent to take, and it's a main verb and not helping verb, so please don't get confused. Will you have a cup of tea? Or why will you leave that जॉब? इससे पूछना हो कि आप वो जॉब क्यों छोड़ोगे, छोड़ने की बात कर रहे हो, तो वाई विल यू लीव दैट जॉब, इस तरह से क्वेश्चन पुट करना हो तो यहाँ पर WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है, वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल आ गई, और फिर सब्जेक्ट आ गया यू। और एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि वर्ब, मेन वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। यहाँ पर लीव है, ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हैव है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब शैल या विल आ चुका है। ठीक है, ये तो ही बात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अब दूसरा टेंस है नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके क्या रूल्स हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के? मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज मैंने आपको बताया कि टेंसेस करते समय दो तीन चीज़ें तो फिक्स होती हैं, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ें फिक्स होती हैं। चेंज कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब के अंदर ज़्यादातर चेंज होता है, और कुछ केसेस में मेन वर्ब भी चेंज होती है। तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पहली बात तो कब यूज़ करते हैं? फ्यूचर में, आने वाले टाइम में कोई एक्शन होगा और वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, दैट मीन्स जारी होगा, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वो चल रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसके रूल्स हैं, एस सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी, इसमें एक और हेल्पिंग वर्ब आ रही है बी, इसका ध्यान रखना है, शैल बी और विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस है, एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करना है, एक्शन जो जारी रहेगा उस कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह जो आएगा। और नेगेटिव बनाना हो तो नॉट की पोजीशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, कौन सी? क्योंकि इसमें अब दो हो गई हेल्पिंग वर्ब, शैल विल भी है और बी भी आ गया, तो कौन सी को पहले लाएंगे? शुरू में एक ही आएगी, और वो है यही जो पहले लाते थे, शैल विल। शैल और विल जो भी सिचुएशन होगी इसको पहले ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी अपनी जगह पर रहेगा, इसको नहीं हटाना, बी की जो पोजीशन है वो यहीं पर रहेगी, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और ये आपको पता ही है कि कौन सा सेंटेंस बन रहा है, ये अफर्मेटिव साधारण वाक्य के लिए ये फॉर्मूला है
नेगेटिव नकारात्मक के लिए ये वाला है शैल विल प्लस नॉट बी, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रश्नवाचक, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब ये शुरू में आ जाएगी। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल्स। आई shall be waiting for you. At that time, I shall be waiting for you at that time. मैं उस समय, जैसे दो जने बात कर रहे हैं आपस में और कल की आने वाले टाइम की किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है कि उस टाइम क्या कर रहे होगे, तो स्पीकर क्या कर रहा है इसमें, जो सब्जेक्ट है आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट दैट टाइम, उस समय मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होऊंगा, वेट कर रहा होऊंगा। इस तरह की बात जब हमें व्यक्त करनी होती है तो इस तरह के टेंस का सहारा लेते हैं। एक और एग्जांपल, वी शैल बी वॉचिंग द फिल्म एट दिस टाइम। फ्यूचर की कोई बात या कोई टाइम दिया हुआ है, वी शैल बी वॉचिंग द फिल्म एट दिस टाइम टुमारो। जैसे कि दो जने बात कर रहे हैं, एक मिनट, इसमें अगर नॉट लगाना हो तो कहाँ लगेगा, की पोजीशन क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में शैल विल के बाद में नॉट लग रहा है, तो वी शैल अगर नेगेटिव बनाना हो तो इसी को यहाँ पर नॉट लगा देंगे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट की पोजीशन ध्यान रखो कहाँ लगाना है, ये नहीं कि जहाँ मर्जी लगा दो आप नॉट। दो जने मान लो बात कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन दैट टू पर्सन्स आर टॉकिंग एंड they are talking about a particular time, given time, and that time is in future, given in future। और सामने वाले से पूछ रहा है, सामने वाला उससे पूछा है कि उस टाइम तुम क्या कर रहे होगे, इस टाइम कल क्या कर रहे होगे, क्योंकि पहले से प्लान फिक्स्ड है, पता है फिल्म देखने जाना है, तो बता रहा है कि वी शैल बी वॉचिंग द फिल्म एट दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम हम फिल्म देख रहे होंगे, यानी कि एक्शन जो है फिल्म देखने का जो कार्य है वो चल रहा होगा। और इसी का नेगेटिव बनाना हो तो नॉट यहाँ पर आएगा, वी शैल नॉट बी वॉचिंग द फिल्म एट दिस टाइम टुमारो। नाउ यू कैन सी दैट ऑल द कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड हियर। सब्जेक्ट अपना वी आ गया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई, शैल, आई हो या वी हो शैल लगाना है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट आ गई बी, और फिर क्या, मेन वर्ब वॉच, लेकिन ये अकेली नहीं आएगी, इसके साथ में आईएनजी लगाना है इन ऑर्डर टू शो द कंटिन्यूटी, ये जो कंटिन्यूअस है, इन ऑर्डर टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस टेंस। जो बात हम कह रहे हैं, जो कार्य हम व्यक्त करने जा रहे हैं, उस वो कंटिन्यूअस में है, वो जारी है, तो उसकी कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। तो इसके साथ आईएनजी लग गया, वी शैल बी वॉचिंग, क्या देख रहे होंगे, ऑब्जेक्ट आएगा द फिल्म, द फिल्म क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वी शैल बी वॉचिंग द फिल्म एट दिस टाइम टुमारो। ये आगे सेंटेंस को एनलार्ज कर सकते हैं, देर आर सो मेनी वेज
of enlarging the sentence by using so many words and so many different parts of speech, जो अपने parts of speech हैं, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, etc. and different phrases and clauses, इन सबको यूज़ करते हुए हम अकॉर्डिंग टू द नीड सेंटेंस को एनलार्ज कर सकते हैं। जैसे इसमें है ये एट दिस टाइम आ गया, टुमारो आ गया, ये सब क्या है, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, विशेषता बतला रहा है क्रिया की, लेकिन ये सिंगल वर्ड है टुमारो। टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कल का टाइम बता रहा है, क्योंकि टाइम बता रहा है। एडवर्ब कई तरह के होते हैं, एडवर्ब टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, कंडीशन और बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जो कि अलग टॉपिक में बताएंगे आपको, मैनर है और बहुत सारे हैं लेकिन ये सिंगल वर्ड एडवर्ब है। बट दिस वन एट दिस टाइम, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब हियर एंड इट इज़ कॉल्ड द एडवर्ब फ्रेज। ये फ्रेज है, वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी, फिलहाल हम इसको नहीं लर्न कर रहे हैं, अभी हमारा फोकस जो है वो टेंस के ऊपर है। तो ये हुई बात फ्यूचर कंटिन्यूअस की, जिसमें अगर अपन को लेना हो एग्जाम्पल उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तो क्या करना है, टेल या विल जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगी, विल ही बी वेटिंग फॉर यू एट दिस टाइम, क्या वो तुम्हारा इस समय इंतजार कर रहा होगा, मतलब आने वाले टाइम की बात हो रही है, कल परसों या जो भी टाइम है, दो जने बातें कर रहे हैं आपस में, अपन को पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, तो दिए हुए फ्यूचर टाइम में वो उसका इंतजार कर रहा होगा कि नहीं, विल ही बी वेटिंग फॉर यू एट दिस टाइम, क्या वो, इसको दैट ही कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा समझ आ जाएगा। फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले टाइम की, किसी कल परसों या किसी भी दिए हुए टाइम की बात हो रही है, दो जने बात कर रहे हैं आपस में, और एक उसमें से कहता है कि क्या थर्ड पर्सन, तीसरा जिसकी बात हो रही है, वन इज स्पीकिंग, द अदर इज लिसनिंग एंड द थर्ड पर्सन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तीसरे के बारे में बात हो रही है। पहला कहता है, ये कौन है, ही, ही हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। बात किससे हो रही है, द वन हु इज लिसनिंग, जो सुन रहा है, वो कौन है, यू। बोलने वाला आ गया, सुनने वाला आ गया, विल ही बी वेटिंग फॉर यू एट दैट टाइम, जो टाइम जिस टाइम की बात हो रही है उस टाइम गिवन टाइम में क्या वो तुम्हारी तुम्हारी वेट कर रहा होगा। वन इज स्पीकिंग, द अदर इज लिसनिंग एंड द थर्ड पर्सन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो यहाँ पर ये क्या है, थर्ड पर्सन ही, ये वेट कर रहा होगा या नहीं। कंडीशन क्या है सारी देखो, फुलफिल शैल विल इन ऑर्डर टू मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंस, शुरू शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया ही, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके अंदर डबल हेल्पिंग वर्ब है, शैल विल तो यूज़ करते ही करते हैं ज़्यादातर फ्यूचर टेंस में, लेकिन उसके साथ कंटिन्यूस टेंस है चूँकि, इसलिए इसमें एक और हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आ गई हमारी मेन वर्ब।
और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, तो विल ही बी वेटिंग फॉर यू एट दैट टाइम, और एट दैट टाइम क्या है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है। तो इस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं, आवश्यकता अनुसार जैसी भी हमें ज़रूरत हो हम टेंस इसको बना सकते हैं। नाउ दी नेक्स्ट टेंस जो हम करने जा रहे हैं वो है फ्यूचर का तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है। आने वाले टाइम में कोई एक्शन होगा जिसकी बात होगी और वो परफेक्ट हो चुका, यानी कि कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका होगा। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सहारा लेते हैं। कोई कार्य जो आने वाले टाइम में हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा। इसके लिए जो रूल्स हैं, पहले तो वो देखो। सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि फ्यूचर का है तो शैल विल तो आएगा ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब, प्लस इन ऑर्डर टू शो द परफेक्शन ऑफ द एक्शन। जो एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो जो एक्शन हम व्यक्त करेंगे वो परफेक्ट हो चुका होगा, तो उस परफेक्शन को शो करने के लिए क्या यूज करेंगे, हैव। आपने देखा था उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हैव और प्लस थर्ड फॉर्म आता है इन ऑर्डर टू शो दी परफेक्शन। वही बात यहाँ पर है, शैल विल आ गया, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले टाइम की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि हमें परफेक्शन को शो करना है, एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होगा, इसलिए यहाँ पर हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, ये आएगा। और ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल और फिर नॉट यहाँ आ जाएगा, और फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इन ऑर्डर टू मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंस, शैल विल कम इन द बिगिनिंग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल्स, हाँ एक बात और, शैल और विल का यूज कहाँ पर होगा, ये पहले जो बता दिया आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट में वही रूल चलेगा, बार बार इसको याद करने की अलग से जरूरत नहीं है। आई और वी के साथ शैल, बाकी सारों के साथ विल का प्रयोग होगा। और ये दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है इसका ध्यान रखना है, इसके अंदर आएगी हैव आ रही है, ठीक है, एक तरह से फिक्स हो गई। कुछ चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, फिक्स हो गया, यहाँ आ रहा है शुरू में नहीं आ रहा तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आ रहा है, यहाँ आ रहा है इसके अंदर, पर आएगा जरूर, ठीक है। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब जो दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब है हैव, वो फिक्स हो गई। थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब ये भी फिक्स है, ये आ रही, तीनों में आ रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो आता है वो आएगा ही आएगा। तो चेंज क्या हो रहा है, हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान इसी का रखना है कि
सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल का यूज़ करना है, इसके अलावा कोई और है तो विल का यूज़ करना है। फिलहाल जब तक हम टेंसेस सीख रहे हैं, टेंसेस के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। मैं को तो अभी बताऊं थोड़ा सा, जैसे कि ये टेंस का पार्ट नहीं है। अगर हम कहते हैं कि यू विल गो टू मार्केट और यू शैल गो टू मार्केट, दोनों में फर्क है। अब कोई पूछे कि ये सही कौन सा है, दोनों ही सही हैं, लेकिन जब हम टेंस सीख रहे हैं, टेंस के समय हमें कहना है कि ये वाला सही है। नॉर्मल सी बात हो रही है, जब सिंपल बात हो रही है तो यू के साथ विल लगाना है। 90% केसेस विल ही लगाते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि हम कभी लगा ही नहीं सकते शैल इसके साथ, तो लगा सकते हैं, पर वो टेंस का पार्ट नहीं है, वो अलग है, उसको हम बाद में करेंगे। बिकॉज द मीनिंग चेंज, इसका मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल रहा है, यू विल गो टू मार्केट मतलब सिंपल सी बात है, आप मार्केट जाओगे। और इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, यू शैल गो टू मार्केट। अगर किसी ने कह दिया यू शैल गो टू मार्केट, इसका मतलब आपको मार्केट जाना पड़ेगा। धमकी है, कोई धमका रहा है कि आपको जाना ही पड़ेगा। तो यू शैल गो टू मार्केट, इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस कारण से आ रहा है, डिफरेंस सारा खेल किसका है, यहाँ ये जो यहाँ विल आया और यहाँ शैल, तो इसके अंदर वो धमकी दे रहा है, यू शैल गो टू मार्केट, इसका मतलब कि आपको हर हालत में जाना पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गई, धमकी, ये धमकी है, थ्रेट है कि आपको जाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, अभी फिलहाल ये टॉपिक नहीं कर रहे हैं, ये बाद में करेंगे। अभी ये है कि अपने दिमाग में इस तरह से बिठाओ, ये मत सोचो कि इसके साथ शैल कभी आ ही नहीं सकता। फ्यूचर टेंस में बता दिया एक बार कि शैल जो आई और वी के साथ हमेशा शैल आएगा, तो हमेशा का मतलब आप मान के चलो 90% केसेस में आएगा, लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ने पर हम मीनिंग का जो शेड है वो चेंज करने के लिए हम ऑपोजिट भी यूज कर सकते हैं। ऑपोजिट का मतलब यहाँ आई और वी के साथ विल और बाकी सारों के साथ शैल, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, यू विल गो टू मार्केट, ये मैं बता रहा था शैल और विल का के बारे में, कि ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा आई और बी के साथ शैल ही आएगा, लेकिन टेंस पढ़ाते समय बताया जाता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है। बाकी तो मीनिंग चेंज करना हो, थोड़ा बहुत उसमें शेड में परिवर्तन करना हो, तो हम इनके रोल को आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब आते हैं वापस, अभी जो बताया था वो इस टेंस का एग्जाम्पल नहीं है, वो तो यूं ही बता दिया आपको। इस टेंस के एग्जाम्पल पे आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें एक्शन जो व्यक्त किया जाएगा उसका परफेक्शन भी शो होना है। We shall have finished our syllabus by the end of November.
हम नवंबर के अंत तक अपना सिलेबस समाप्त कर चुके होंगे, इस तरह की बात हमें व्यक्त करनी है। उसके लिए क्या क्या यूज हुआ? पहली बात, वी के साथ शैल लगाया, फिर एक्शन कौन सा है, कार्य कौन सा है? फिनिश, फिनिश करना है, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है फिनिश्ड। क्या चीज फिनिश करना है? आवर सिलेबस, ऑब्जेक्ट है। क्या फिनिश करना है? आवर सिलेबस। हेल्पिंग वर्ब एक आ गई शैल, दूसरी हैव, इसमें आएगी आएगी क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर सिलेबस बाय द एंड ऑफ नवंबर, ये तो टाइम बता रहा है, कब तक, क्योंकि ये टाइम बता रहा है। ये क्या है? एडवर्ब हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गई। तो हम नवंबर के अंत तक अपना सिलेबस समाप्त कर चुके होंगे, आने वाले टाइम में कोई एक्शन हम कर चुके होंगे। इसका मतलब कितने पॉइंट हो गए? मान लो एक ये पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ पे एक्शन स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम आया, ये मान लो कि अभी एक्शन जो है कंटिन्यू है, और यहाँ पर जो एक्शन वो फिनिश हो जाएगा। 3 पॉइंट हो गए। एक्शन स्टार्ट हुआ, वो कौन सा पॉइंट है? बिगिनिंग ऑफ द एक्शन, जब स्टार्ट हुआ एक्शन, जब सिलेबस स्टार्ट हुआ पहला फर्स्ट डे, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं, एक्शन इज गोइंग ऑन, कंटिन्यूस है, बट इट विल फिनिश इन नवंबर, ये नवंबर में फिनिश होगा, जा करके ये कंप्लीट होगा। तो इसके 3 पॉइंट्स हो गए। कहने का मतलब कि इस टेंस के माध्यम से हम ऐसी किसी चीज को या किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करते हैं जिसमें 3 पॉइंट्स ऑफ टाइम दिए होते हैं। अगर विजिबल नहीं है तो अंडरस्टूड है, पर है उसमें 3 पॉइंट्स। किसी दिए गए टाइम पे एक्शन स्टार्ट हुआ, आज की डेट में जारी है, और आने वाले टाइम में खत्म होगा वो एक्शन। तो इस चीज को व्यक्त करने के लिए इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। इसमें शैल विल आ गया, हैव आ गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। यू विल हैव, मान लो आप किसी को कह रहे हो कि आने वाले टाइम में आपका दोस्त है, वो 2 साल बाद डॉक्टर बन जाएगा, अभी वो एमबीबीएस कर रहा है, 2 साल बाद बन चुका होगा, ठीक है। इस तरह की बात हमें व्यक्त करनी है, तो क्या कहोगे? द पर्सन हु इज स्पीकिंग, ही इज टेलिंग हिज फ्रेंड दैट ही विल हैव बिकम अ डॉक्टर by that time, after 2 years. You will have become a doctor by the end of 2022, 2022 के अंत तक वो डॉक्टर बन चुका होगा, ठीक है। एक्शन कोई स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट एमबीबीएस करनी शुरू की, करंट पॉइंट हम बात कर रहे हैं जब जब वो बात कर रहा है करंट पॉइंट हो गया, और फिनिशिंग पॉइंट ये 2022 में, आने वाले टाइम में, ये फ्यूचर टाइम हो गया। ऐसी किसी बात को व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का सहारा लेते हैं। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब 1, फिर हेल्पिंग वर्ब 2, बिकम क्या है? बिकम बनना, बिकम
बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, V3 बता दिया आपको, थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, परफेक्ट क्योंकि परफेक्ट टेंस है इसलिए थर्ड फॉर्म आ रही है, बिकम क्या है, ये भी थर्ड फॉर्म है, कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म भी बिकम ही होती है, इसकी तीनों फॉर्म कैसे चलती है, बिकम बिकेम बिकम, फर्स्ट फॉर्म भी बिकम, थर्ड फॉर्म भी बिकम। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे वो गलती से लग गया, ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट नहीं है ये बिकम जो है थर्ड फॉर्म है। तो यू विल हैव बिकम अ डॉक्टर, ये क्या है ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा डॉक्टर, और फिर आगे टाइम फ्रेम आ गया उसका, कब तक बनेगा वो। इस तरह का सेंटेंस या इस तरह की बात कोई हमें व्यक्त करनी हो तो हम इसका सहारा लेते हैं। अब इसमें अगर मान लो 2022 में नहीं बनेगा, 23 में बनेगा, तो आप कह सकते हो कि तब तक नहीं बनेगा, ये 2022 तक नहीं बनेगा, नेगेटिव बनाना हो तो नॉट कहाँ लगेगा, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है विल शैल विल, इसके तुरंत बाद में नॉट आ जाएगा, यहाँ इसकी पोजीशन है नॉट। अगर नेगेटिव बनाना हो तो नॉट यहाँ आएगा, यू विल नॉट हैव बिकम ए डॉक्टर बाय द एंड ऑफ 2022। और इंटरोगेटिव बनाना हो तो ये शैल या विल इधर शुरू में आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस टेंस। नाउ नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर का चौथा जो है वो है फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो हम करने जा रहे हैं, इसके रूल्स फ्यूचर का है एक्शन, जो भी एक्शन हम व्यक्त करने जा रहे हैं, किसी भी कार्य को हम व्यक्त करने जा रहे हैं, उसका कुछ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, हो चुका होगा, हुआ अभी नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो जारी होगा, चल रहा होगा। ऐसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सहारा लेते हैं। और इसका ये रूल्स हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, क्योंकि ये इसमें टाइम दिया होगा, और पहले भी अपन ने देखा जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया था या जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया था, उसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें टाइम दिया होता है, उस टाइम को शो करने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब एक तो ये हो गई शैल विल, फिर ये हैव, और फिर बीन, तीन तीन तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, और फिर ये जो है ये मेन वर्ब आ रही और इसकी ING फॉर्म, और ये फिर उसके बाद में टाइम शो करने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। और जैसा कि पहले भी बताया, सिंस का प्रयोग जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, अवधि ड्यूरेशन व्यक्त करनी हो तो फॉर का प्रयोग करना है। और इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो नॉट कहाँ पर आएगा, यहाँ इसकी पोजीशन है नॉट की, इसके बाद यहाँ नॉट आएगा।
इंटरोगेटिव बनाना हो तो शैल या विल जो है वो शुरू में आ जाएगा. नाउ लेट्स हैव इट्स एग्जांपल्स. You will have been studying in this college for 5 years by the end of this year. जैसे किसी को कहना हो कि इस वर्ष के अंत तक आप इस कॉलेज में 5 साल से पढ़ रहे होंगे. ठीक है, पढ़ने का एक्शन स्टार्ट हुआ पहले पीछे, अभी हम बात कर रहे हैं और आने वाले टाइम में वो एक्शन कंप्लीट होगा, तो इसीलिए इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस. सम पोर्शन ऑफ द एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, दैट्स वाई परफेक्ट, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्शन इज गोइंग ऑन, दैट्स वाई कंटिन्यूअस. तो ये मिक्स हो गया, दो चीज़ें मिक्स हो गई, और ये फ्यूचर का है, आने वाले टाइम में पूरा होगा एक्शन, इसलिए इसका नाम हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ज़्यादा यूज में नहीं है, लेकिन फिर भी पार्ट है टेंस का, तो इसको भी सीखना ही है. तो यू विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. अब इसमें देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं. सबसे पहले सब्जेक्ट यू आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, और फिर बीन, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब, 3 हेल्पिंग वर्ब्स आर कमिंग हियर, एंड देन इट इज फॉलोड बाय द मेन वर्ब. के बाद इतनी देर बाद मेन वर्ब आ रही स्टडी, और वो भी नॉर्मल अपने फॉर्म में नहीं है, इसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है. क्यों लगा हुआ है? इन ऑर्डर टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, एक्शन की कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ है. ठीक है, और बाद में जो कुछ भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, जो भी आवश्यकता अनुसार सेंटेंस को एनलार्ज करने के लिए हम कुछ भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस. ये हुई बात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की. अब इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो नॉट आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ इसकी पोजीशन है यहाँ पर, नॉट. यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. इस साल के अंत तक अगर 5 साल पूरे नहीं होंगे, अगर ये कहना है, तो वहाँ पे नॉट आ जाएगा. उसकी पोजीशन है विल और हैव के बीच में, और कहीं इधर उधर नहीं लगा सकते, इसकी ये पोजीशन है. ठीक है, और किसी से कोई क्वेश्चन पुट करना हो, इस टाइप का एक्शन की जो पहले स्टार्ट हुआ, अभी चल रहा है, आने वाले टाइम में कब फिनिश होगा, अगर किसी से पूछना हो तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी शैल या विल है शुरू में आ जाएगी. जैसे
किसी से क्वेश्चन पुट करना हो कि क्या 2022 के अंत तक आपको उस फैक्ट्री में काम करते हुए 10 साल हो चुके होंगे, 10 साल हो चुके होंगे, इस तरह की बात अगर कोई क्वेश्चन पुट करना हो, क्योंकि कुछ पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है एक्शन का, और यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल, फिर नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव, और फिर बीन आ गई, और फिर वर्क, काम करना, वर्क, और विद आईएनजी फॉर्म। विल यू हैव बीन वर्किंग इन दैट फैक्ट्री फॉर 10 years बाय द एंड ऑफ 2022। इस तरह से हम क्वेश्चन बना, हालांकि ये थोड़ा सा लगता है कि जैसे इम्प्रैक्टिकल सी बात है, ज़्यादा यूज में नहीं है, थोड़ा व्यवहारिक सा नहीं लगता है, लेकिन ये टेंस का पार्ट है, तो ये भी अपन को पता होना चाहिए, इसलिए बता दिया। एंड दैट्स द एंड टू दी टेंसेज। टेंसेज के जो 3 ब्रॉड डिविजन्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड देन द 4 सब डिविजन्स ऑफ ईच ऑफ देम, indefinite, continuous, perfect और perfect continuous of all the 3, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी, टोटल 12 टेंसेज वी हैव डन। इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना आप लोग, जो भी बुक हो आपके पास उसमें से भी पढ़ना, और फिर जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं लास्ट में उसको सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको लेके आना। थैंक यू।